Hello everyone. So today we are starting with a chapter called solid state. Solid state chapter is actually the part of the unit states of matter. In the states of matter, we have studied the gaseous state in the 11th standard, and in the 12th standard we will be studying about the solid state. Liquid state की कुछ general properties हमने discuss की थी, but most of the properties of the liquid state you will be studying in the chapter in the subject physics. ठीक है, चलो खैर अभी आज का जो हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट है. सॉलिड स्टेट चैप्टर को अगर आप ब्रॉडली डिवाइड करोगे तो ब्रॉडली सॉलिड स्टेट 3 पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट पार्ट जो चैप्टर सॉलिड स्टेट का है, इट्स वेरी 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 थियोरेटिकल पार्ट, द क्लासिफिकेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड्स, राइट. सॉलिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, ये सब बहुत ज्यादा जनरल प्रॉपर्टीज है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये इस चैप्टर का कोर पार्ट है. कितने टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं और उनकी डेंसिटी की कैलकुलेशंस एंड मेनी अदर कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ये चैप्टर का कोर पार्ट है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गुड विजुअलाइजेशन, राइट. इसमें थोड़ा जियोमेट्रिकल पार्ट भी आता है. ठीक है, सो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और फिर चैप्टर का लास्ट पार्ट आता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, विच इज अगेन एंड 100% थियोरेटिकल पार्ट. और लास्ट पार्ट में ही हम डिस्कस करते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल. तो ब्रॉडली 3 डिवीजन हो गए. फर्स्ट पार्ट क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड डायमेंशनल एनालिसिस. उसके बाद वाला जो पार्ट है इट इज डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल, पूरा थियोरेटिकल है. इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल्स, ये पार्ट भी पूरा थियोरेटिकल है. तो मेन जो पार्ट सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लग सकता है वो है सेंट्रल पार्ट ऑफ द चैप्टर, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक solid state. So when we define solid, what are solids? Solids is that state of matter which has a definite shape and the definite volume. इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लो. There are two factors which determines the state of the matter. दो फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं. One of the factor is thermal energy and other factor is the intermolecular force. Thermal energy is responsible for keeping the particles away from each other. On the contrary, the intermolecular forces are responsible for holding the particles together. So in case of the solid state, the intermolecular forces are very strong and thermal energy is very weak. Intermolecular forces are very strong, so they hold the particles together, right. And thermal energy is very very less, so particle cannot do the transitional motion. वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक नहीं जा सकते. लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि थर्मल एनर्जी जीरो होती है. नो, थर्मल एनर्जी इज नॉट जीरो. देयर इज मिनिमम थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी है तो पार्टिकल में मोशन भी होगा. किस टाइप का मोशन होगा? सॉलिड्स में एक ही टाइप का मोशन होता है, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन, राइट. पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन रोटेशनल मोशन और ट्रांजिशनल मोशन नहीं कर सकता. ठीक है, बिकॉज उनकी थर्मल एनर्जी मिनिमम है. बिकॉज ऑफ दैट इनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है. वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक वी आर सेइंग इज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. सिंपल लॉजिक है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो पार्ट एंड thermal energy is very less. As thermal energy is very less, particles cannot do transitional motion. जो पार्टिकल जहां पर है वही रहेगा. अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन पे रहेगा
और इंटरमोलिकुलर फोर्स उसको होल्ड करके रखेंगे, तो रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में ये होगा कि पार्टिकल का शेप भी चेंज नहीं होगा और पार्टिकल का सब्सटेंस का वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट, generally they have high density. Why they have the high density? Again, intermolecular forces are very strong, keeping the particles together. When particles are near to each other in a minimum volume, maximum particles will be there. Density is equal to mass upon volume. Density is equal to mass upon volume. In the very small volume, there is a large mass is present, क्योंकि particles बहुत पास है, तो density will be high. Low compressibility. Already particles are very close to each other. So on applying more pressure, particles cannot come near to each other. So compressibility will be low. They have very slow diffusion, right? Diffusion के लिए thermal energy चाहिए और इनके पास thermal energy minimum है. Vapor pressure. हमने चैप्टर सॉल्यूशन में भी डिस्कस किया था और अदरवाइज भी हमें पता होना चाहिए. सॉलिड्स का भी वेपर प्रेशर होता है, बट इनका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, राइट? अगेन सी, वेपर प्रेशर का सोर्स क्या है? ये हमारे पास एक सरफेस है. इस सरफेस पे से कुछ पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई. थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई तो वो सरफेस को छोड़ के वेपर बना लेंगे. सरफेस को छोड़ के वेपर बना लेंगे तो उससे क्या जनरेट होगा? वेपर प्रेशर. बट एज आई सेड, अगेन द सेम पॉइंट, their intermolecular forces are very strong, holding the particles together, and thermal energy is very less. तो एनर्जी बहुत कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, वेपराइज नहीं होने देंगे. स्टिल सॉलिड्स का कुछ वेपर प्रेशर होता है और वो मेजरेबल होता है नियर देयर मेल्टिंग पॉइंट, राइट? अब आपको आयरन का वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पे कितना होगा, दिस इज द मीनिंगलेस टर्म, ठीक है? लेकिन आयरन का मेल्टिंग पॉइंट के पास जब हम लेके जाएंगे, अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस पे जब हम आयरन को हीट करेंगे नियर टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो आयरन का भी वेपर प्रेशर होगा. तो सॉलिड्स का वेपर प्रेशर होता है लेकिन बहुत कम होता है, because particles are holding each other very tightly. Next thing is melting point. See, अलग अलग टाइप के सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है. टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस exist in the equilibrium or both forms have same vapor pressure is called melting point. मैंने अभी आपसे कहा सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है. अब आप सॉलिड्स को थोड़ा हीट करो तो जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट के पास पहुंचेंगे तो उनका वेपर प्रेशर बढ़ेगा. उसी सॉलिड की लिक्विड स्टेट, जैसे आइस है तो उसकी लिक्विड स्टेट वाटर, आयरन है तो उसका लिक्विड स्टेट मोल्टन आयरन, उसकी सॉलिड स्टेट और उसकी लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सेम हो जाता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ऑन सप्लाइंग द हीट, the particles acquire sufficient energy and move away from their fixed position. Just now in the previous slides I told you, ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे से कुछ पार्टिकल्स एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी गेन करके सरफेस को छोड़ देते हैं. एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी गेन करके सरफेस को छोड़ देते हैं तो वेपर बना लेते हैं, राइट? सो हाउ द वेपर इज फॉर्म? दे एक्वायर, on supplying the heat energy, the particles acquire sufficient energy and move away from the fixed position in the space. Now, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, sufficient energy.
व्हाट डू वी मीन बाय सफिशिएंट एनर्जी? सफिशिएंट एनर्जी का मतलब कम से कम इतना एनर्जी तो प्रोवाइड करो दैट इट शुड बी एबल टू ब्रेक द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी। और सॉलिड्स में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब जो एनर्जी होगी नॉर्मली इट इज हाई, लेकिन ये टाइप ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है। आइस 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है, राइट? सोडियम क्लोराइड को मेल्ट होने के लिए 700 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर चाहिए। आयरन को मेल्ट करने के लिए 1500 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द सॉलिड्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉलिड। बट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, टेम्परेचर at which vapor pressure of solid becomes equal to vapor pressure of liquid. Temperature at which the vapor pressure of solid state becomes equal to the vapor pressure of liquid state of the same substance. As a result, the formation of the liquid state, the solids have a definite melting point depending upon the strength of bonding energy. However, in some solids, amorphous solids, the melting point is not sharp. ये पॉइंट को हम 5 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। इन कमिंग टॉपिक amorphous solid एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, हम इसके बारे में एक बार फिर से डिटेल में बात करेंगे। आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी, व्हाट डू वी मीन बाय आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी? आइसो का मतलब सेम और एन आइसो नॉट सेम, और ट्रॉपी का मतलब होता है डायरेक्शन। आइसोट्रॉपी सेम इन ऑल डायरेक्शंस, एन आइसोट्रॉपी नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शंस। देखो ध्यान से, अगर हमने किसी भी प्रॉपर्टी को सॉलिड में मेजरमेंट किया, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन का मेजरमेंट किया, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजरमेंट किया, एक बार हमने ये जो सॉलिड है हमारे पास, ये सॉलिड हमारे पास है, इस सॉलिड में हॉरिजॉन्टली अलोंग दिस लाइन एक्स वाई हमने प्रॉपर्टी का मेजरमेंट किया, और फिर डायगोनली हमने उस प्रॉपर्टी का मेजरमेंट किया ए बी। अब एक बार मेजरमेंट का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल एक्स टू वाई अलोंग द लाइन एक्स वाई, और दूसरी बार प्रॉपर्टी का मेजरमेंट है ए टू बी। सेकेंड टाइम प्रॉपर्टी के मेजरमेंट का डायरेक्शन क्या है? ए टू बी। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर प्रॉपर्टीज दोनों डायरेक्शन में सेम आती है, सपोज मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया अलोंग एक्स वाई और फिर मैं मेजर किया अलोंग ए बी, और दोनों बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आया, तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी, सपोज इस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलोंग लाइन एक्स वाई अलग आता है और अलोंग लाइन ए बी अलग आता है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो हम उसको बोलेंगे एन आइसोट्रॉपी। नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोएफिशिएंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, silver iodide, coefficient of the thermal expansion is positive in one direction and negative in the other direction. So solids में कुछ solids में आइसोट्रॉपी होती है, मतलब कुछ solids ऐसे होते हैं जिनमें आप प्रॉपर्टी का मेजरमेंट किसी भी डायरेक्शन में करो सेम आएगा, और कुछ solids ऐसे होते हैं
जिनमें प्रॉपर्टी का मेजरमेंट उनके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। अभी हमने सिर्फ इन्हें इंट्रोड्यूस किया है, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इन्हें यूज करेंगे टू एक्सप्लेन सर्टेन प्रॉपर्टीज, राइट। सो यहां पे हमने प्रॉपर्टी का मेजरमेंट किया, डायगोनल लाइन। अब देखो, क्रिस्टल और एमोर्फस दो वर्ड होते हैं। तो जो क्रिस्टल वर्ड है हमारे पास, क्रिस्टल और amorphous, there are two words we have. क्रिस्टल का मतलब होता है डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ए मॉर्फ, नो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो दो तरह से सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। मैंने यहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया जिसमें ये लाइट स्फीयर्स और डार्क स्फीयर्स ऑल्टरनेट अरेंज है, ठीक है। ये एक रो पूरी ऊपर वाली रो डार्क स्फीयर्स की है, फिर नीचे वाली रो हॉलो स्फीयर्स की है, फिर सॉलिड स्फीयर्स, फिर हॉलो स्फीयर्स। अब इसमें मैं प्रॉपर्टी का मेजरमेंट कर रहा हूं अलोंग वर्टिकल लाइन। व्हेन आई मेजर अलोंग वर्टिकल लाइन, ये वाले लाइन ए बी, along this line when I take the measurement, I will get either only hollow spheres or I will get only solid spheres. So along this vertical line AB, I am getting either all hollow spheres or all solid spheres. Contrary to that, when I take a measurement along CD, I'll get hollow sphere, solid sphere, hollow sphere, solid sphere, hollow sphere, solid sphere. इसका मतलब क्रिस्टल में डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, बिकॉज पार्टिकल्स का डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तो आपको वन पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे, दूसरे डायरेक्शन में जाओगे तो दूसरे टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे, और इसलिए प्रॉपर्टी डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। तो क्रिस्टल्स हैव एन आइसोट्रॉपी, क्रिस्टल्स हैव एन आइसोट्रॉपी। इसका मतलब क्रिस्टल में कुछ प्रॉपर्टीज, नॉट ऑल प्रॉपर्टीज, इन क्रिस्टल सम प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। एमोर्फस में क्या होता है? एमोर्फस में पार्टिकल्स रैंडम होते हैं, राइट, दे आर स्कैटर्ड, रैंडम, राइट, नो डेफिनेट अरेंजमेंट। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको सभी तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे, तो किसी भी डायरेक्शन में जाओ प्रॉपर्टी का मेजरमेंट सेम आएगा। दैट इज आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी।